अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्राइवेट लेक्चर में हमने बायोलॉजी और बायोलॉजी के जो मेजर डिवीजन थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। क्योंकि बायोलॉजी जो है ये फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस है, यानी बायोलॉजी के जो नॉलेज है वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा होता जा रहा है। सो इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन में तकसीम किया गया है। उस डिवीजन को यानी बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और ये जो दूसरा नाम है बॉटनी, उसको मज़ीद जो है ना डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। अब क्यों तकसीम किया गया है? इसलिए ताकि हम बेटर उसके अंडरस्टैंड करें और साथ साथ हमारे लिए आसानी होगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, उसमें से जो पहला ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की जो डेराइवेशन है कि ये जो वर्ड मॉर्फोलॉजी है उसकी डेराइवेशन कहाँ से हुई है, ये कहाँ से निकला है, तो ये जो वर्ड है ये बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से यानी उसकी डेराइवेशन हुई है। उसमें पहला जो वर्ड है वो बेसिकली मॉर्फ है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म एंड लोगोस जिसका मतलब होता है डिस्कोर्स। अब फॉर्म का मतलब होता है एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होता है, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, एंड डिस्कोर्स का मतलब होता है गुफ्तगू। यानी बेसिकली नाम से पता चलता है, डेराइवेशन से पता चलता है कि यहाँ पे जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। अब डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, बाहर वाला जो फॉर्म होता है, जिस तरह नाम डेराइवेशन में हमने पढ़ा, उसको हम बेसिकली मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें लिप मॉर्फोलॉजी, लिप चूँकि प्लांट का एक हिस्सा होता है, सो उसकी जो साइज़ है, उसकी जो शेप है, उसकी जो स्ट्रक्चर है यानी लीफ की, वो हम पढ़ते हैं। उससे ये अंदाज़ा भी लगाते हैं कि ये क्या, ये सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है या लोब लीफ है, कौन सी लीफ है, ठीक है। सो ये बेसिकली हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं क्योंकि उसको हम एक्सटर्नली स्टडी करते हैं, बाहर से स्टडी करते हैं। ज़ाहिरी जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम जो है ना क्या करते हैं, उसको भी हम यानी बाहर से स्टडी करते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है कि ये किस तरह का होता है, उसकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है यानी हड्डी की, और इसी तरह हमारे पास उसकी जो डेंसिटी होती है, लेंथ होती है, कर्वेचर उसका किस तरह होता है। सो ये सब जो है ना हम यानी उसको बाहर से उसको देखते हैं। सो ये बेसिकली बोन मॉर्फोलॉजी में आता है। अच्छा, इसी तरह हम हार्ट को बाहर से देख सकते हैं, एक्सटर्नली जो नज़र आ रहा होता है कि किस तरह का है, उसकी यानी शेप किस तरह है, साइज़ किस तरह है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म के दूसरे यानी पार्ट्स जो है उसको भी हम एज एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है उसकी जो डेराइवेशन है वो बेसिकली हमारे पास 2 ग्रीक वर्ड से हुई है। एना मीन्स स्पॉट और ऑफ एंड टोम मीन्स कटिंग। यानी यहाँ पे एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनल स्टडी करते हैं, सो उसको डाइसेक्ट करके उसको फिर इंटरनली स्टडी किया जाता है, यानी अंदर स्टडी किया जाता है कि उसकी जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म का कोई हिस्सा। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ डेफिनेशन ऑफ हमारे पास जो एनाटॉमी है उसकी जो डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसको हम बेसिकली स्टडी करते हैं। किस तरह स्टडी करते हैं, यानी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कट करते हैं या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स है वो कट करते हैं, फिर उसका जो स्ट्रक्चर होता है अंदर वाला उसको हम स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज एनाटॉमी ऑफ हार्ट को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम देखते कि उसके अंदर मिसाल के तौर पे कितने चैम्बर है, एट्रियम कितने हैं और वेंट्रिकल कितने हैं, उसके अंदर वेन्स और आर्टरीज कहाँ से आई है, ठीक है। उसकी जो पाथ होती है, एंट्री वाली जो पाथ होती है वो किस साइड से है, ठीक है। सो ये सब जो है ना हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। इसी तरह ब्रेन में सेरेब्लम कहाँ पे है और इसी तरह सेरेबेलम कहाँ पे है, इसी तरह ब्रेन स्टीम यानी उसकी डायरेक्शन कहाँ से है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें बेसिकली हम यानी एनाटॉमी में पढ़ते हैं। इसी तरह किडनी को अगर हम उसकी जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करते हैं कि मेडुला कहाँ है, कॉर्टेक्स कहाँ है, ठीक है, हेलियम यहाँ पे कहाँ है, ठीक है, या वेन्स और आर्टरीज की जो रास्ते है उसको हमने चेक करना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है हम यानी हम बेसिकली उसको एनाटॉमी में स्टडी करते हैं क्योंकि ये इंटरनली हम उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर तीसरा जो ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहा जाता है और सेल बायोलॉजी की जो
जो वर्ड है वो बेसिकली हमारे पास उसमें 3 वर्ड है, सेल, बायो एंड लॉजी। सेल का मतलब होता है, यानी ये लैटिन वर्ड से माखूज हुआ है, सेलोला, जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट या खाना। और बायोलॉजी, चूँकि हम सबको पता है कि ये 2 वर्ड्स की कम्बिनेशन है, ग्रीक वर्ड्स की, बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस जिसका मतलब होता है डिस्कोर्स। सेल बायोलॉजी को बेसिकली साइटोलॉजी भी कहा जाता है। साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी यहाँ पे हम सेल के बारे में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे ये याद रखना कि ये कंपार्टमेंट या खाना या खाली जगह, ये बेसिकली सेल की तरफ इशारा है। अच्छा, डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली, यानी सेल और सेल के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो बेसिकली हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई सेल क्या होता है और ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं। सो सेल बेसिकली हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जिस तरह हमारे पास एक दीवार का जो यानी वो होता है बेसिक इकाई जो होती है दीवार की, वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वो इंट होती है। इसी तरह हमारे पास जो लाइफ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बुनियादी यूनिट होती है, इकाई होती है, वो बेसिकली क्या होता है, सेल होती है, स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से। ऑर्गेनेली क्या होता है, ऑर्गेनेली को बेसिकली साइटोप्लाज्मिक बॉडीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर होते हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक बॉडीज। ऑर्गेनेलीज मतलब ये क्या होते हैं बेसिकली, सो ये स्ट्रक्चर होते हैं विद इन द सेल, सेल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि ख़ास काम परफॉर्म करते हैं। किस तरह, लेट सपोज मैं अगर आपको मिसाल दूँ, क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारे पास ये प्लांट सेल में अंदर पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि वो हेल्प प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस में। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए है कि ये बेसिकली उसके अंदर रिस्पायरेशन होता है और रिस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो एटीपी जो है बाकी जो सेल है उसको यानी मिलती है। सो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसी तरह राइबोसोम, उसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की तैयारी होती है। सो इसलिए जो राइबोसोम है उसको बेसिकली फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो कुछ ऑर्गेनेलिस थे उसके कुछ एग्जांपल्स थे जो कि मैंने आपको बताए, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, उसके बाद जो 4th नंबर ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की डेरिवेशन की तरफ आता हूँ कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से माखूज हुआ है। सो द वर्ड जेनेटिक्स कम आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेनेसिस विच मीन डेसेंट और ऑरिजिन, यानी जो लपस जेनेटिक्स है ये बेसिकली जेनेसिस से निकला है, जिसका मतलब होता है डेसेंट और ओरिजिन। डेसेंट और ओरिजिन, यहाँ पे डेसेंट मतलब ये है कि एक चीज़ जो है उसकी बुनियाद कहाँ से हुई है, कहाँ से आई है, उसकी जो उसका जो नुज़ूल है वो कहाँ से हुआ है, या ओरिजिन मतलब जहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हुई हो। तो यहाँ पे बेसिकली जेनेटिक्स में हम जीन के बारे में पढ़ते हैं, और जीन जो होते हैं ये बेसिकली पेरेंट्स से यानी प्राइमरी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स होते हैं, खसूसियात होते हैं, वो पास करते हैं, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो खसूसियात यानी वो पास होते हैं। सो यहाँ पे ये डेसेंट यानी नुज़ूल या ओरिजिन बेसिकली जहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हुई हो, सो चूँकि वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो माँ बाप से यानी प्राइमरी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में उसके डेसेंट होती है, उसका ओरिजिन माँ बाप होते हैं। सो यहाँ पे ये उसकी तरफ इशारा है। अच्छा, उसके बाद हम डेफिनेशन अब जेनेटिक्स की तरफ आता हूँ कि उसमें क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, यानी जीन को स्टडी करते हैं और उसका किरदार इनहेरिटेंस में, कि उसका किरदार इनहेरिटेंस में क्या है, यानी जीन का। सो बेसिकली ये जीन्स और जीन का जो किरदार होता है इनहेरिटेंस में उसको हम बेसिकली जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जीन होता क्या है, ठीक है, और इनहेरिटेंस क्या होता है। सो यानी मैं पहले जीन को एक्सप्लेन करता हूँ फिर इनहेरिटेंस। तो ये जो जीन होता है दैट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ हेरेडिटी, ये हेरेडिटी की बुनियादी इकाई होती है। जीन और मेड ऑफ डीएनए, ये डीएनए से बना होता है, यानी यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। बेसिकली हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है,
और डीएनए जो है उसकी सेगमेंट से बेसिकली जीन बना होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। सो जीन जो होता है ये कैरी करता है हेरेडिटी जो इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी प्राइवस जनरेशन से टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी माँ बाप से बच्चों में उसको ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर्स को। दे कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। जीन जो होता है चूँकि वो ब्लू प्रिंट होता है फॉर द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन, यानी वो एक गाइड प्रोवाइड करता है प्रोटीन बनाने के लिए, ताकि फिर वही प्रोटीन जो है स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में किरदार अदा करता है और इसी तरह फंक्शन ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी में भी वो किरदार अदा करता है। अच्छा, अब जीन को तो मैंने एक्सप्लेन किया, इनहेरिटेंस के बारे में बताता हूँ। इनहेरिटेंस बेसिकली जब हमारे पास ये जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के अंदर जो होते हैं, यानी प्राइवस जनरेशन के अंदर होते हैं, सो ये पास होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में। सो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि फला बच्ची तो माँ पे गई है, फला बच्चा तो बाप पे गया है, ठीक है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनसे आ रहा है, यानी आ गए होते हैं बच्चों में। अच्छा, उसके बाद हिस्टोलॉजी जो कि पांचवा ब्रांच है। हिस्टोलॉजी के डेरिवेशन की तरफ आता हूँ। यह 2 ग्रीक वर्ड से हुई है। हिस्टोस जिसका मतलब होता है टिश्यू एंड लोगोस जिसका मतलब होता है डिस्कोर्स। टिश्यू यानी टिश्यू के बारे में हम यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं। सो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जब हमारे पास सिमिलर सेल आपस में मिलकर वो सिमिलर फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर होता है, सो उसको बेसिकली टिश्यू कहा जाता है। डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स एंड एनिमल, यानी हम उसको उसमें यानी हिस्टोलॉजी में बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो टिश्यू है प्लांट्स और एनिमल, उसमें उसका कंपोजिशन पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन, यानी टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, कंपोजिशन होती है, वो बेसिकली हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोप बेसिकली यहाँ पे माइक्रोस्कोप की तरफ इशारा है, मतलब ये जो सेल या टिश्यू होता है ये इतनी छोटी होती है कि हम उसको अपनी आंख से नहीं देख सकते। सो इसलिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप, यानी अगर हमने टिश्यू को स्टडी करना होता है तो माइक्रोस्कोप को ज़रूर इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनिमल टिश्यू की मिसाल देता हूँ। एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, जो कि कवरिंग और लाइनिंग फॉर द बॉडी पार्ट्स, हमारे पास जो स्किन है या डिफरेंट डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसकी जो लाइनिंग होती है ये बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू जिनका किरदार होता है सपोर्ट में, प्रोटेक्शन में, ठीक है। सो ये भी टिश्यू है जो कि एनिमल के अंदर होती है। मसल टिश्यू जो कि मसल सेल से बनी होती है, सो ये भी टिश्यू होती है बेसिकली जो कि मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो वास्कुलर बंडल है उसमें जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है पानी और न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द रूट से उसको पास करता है प्लांट्स के जो अपर पार्ट्स है, उनका ये काम होता है, यानी वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है उसको कंडक्ट करता है। फ्लूएम जो है ये बेसिकली फूड को कंडक्ट करता है जो कि लिव के अंदर तैयार होता है। प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं इवन के रूट्स तक, रूट्स को भी ये फ्लूएम जो है उसको प्रोवाइड करता है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।